करने जा रहे हैं कि नहीं। फिजिक्स आज जो है हम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, बस इस वीडियो में पूरा देख लेंगे। फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक सारा को हम डील करते हुए चलेंगे, है कि नहीं। तो आज जो पहला हम चैप्टर उठाए हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश का परावर्तन। हालांकि लोग ये चैप्टर आप लोग पढ़े ही होंगे। इसमें जो हम एक रिवाइज के तौर पर हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में जो पहला सवाल बनता है कि प्रकाश है कि नहीं, प्रकाश क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन पर बाद में जाएंगे, पहले किस पर आते हैं? प्रकाश पर। ये प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश तो आप लोगों को पता ही है। प्रकाश जो है एक तरह का ऐसा कारक है जिसकी मदद से हम किसी चीज को देखते हैं, है कि नहीं। अगर प्रकाश ना हो तो क्या हम किसी चीज को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। प्रकाश एक ऐसा बाह्य भौतिक कारक है। बाह्य भौतिक कारक मतलब हुआ कि किसी के अंदर नहीं होता है प्रकाश, है कि नहीं। प्रकाश जो होता है वो किसी आदमी के अंदर नहीं होता है, किसी व्यक्ति की, क्योंकि हमारे आँख के पास भी प्रकाश नहीं है, बल्कि हम प्रकाश की मदद से किसी चीज को देख पाते हैं। तो ये जो आप कहेंगे कि प्रकाश किसी व्यक्ति में मौजूद होता है, किसी हमारे आँख में प्रकाश होता है। अगर हम मान सोचो, मानव की आँख में अगर प्रकाश होता, मानव के आँख में अगर प्रकाश होता तो वो सब चीज देख पाता। अंधेरा में भी क्या अंधेरा में हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते। इसका मतलब हमारे पास जो है रोशनी या प्रकाश नहीं है। बल्कि तो हमको दिखाई कैसे पड़ता है? हमको दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि वो जो प्रकाश है वो मदद करता है हमको देखने में, किसी चीज को देखने में हम प्रकाश जो है वो मदद करता है। तो प्रकाश जो हो गया एक कारक हो गया, एक माध्यम हो गया। माध्यम का मतलब जिसके वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं, है कि नहीं। प्रकाश क्या हो गया? एक तरह का माध्यम। तो इसलिए इसका परिभाषा में यूज करते हैं, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति करते हैं। अगर सपोज करो प्रकाश ना हो इस जगत में तो हम कोई चीज को देख पाएंगे, और कई सारी क्रियाएं प्रकाश के बिना संपन्न भी नहीं हो पाएगी। तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश को हम एज साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कि माध्यम के रूप में। यानी प्रकाश एक माध्यम है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश एक माध्यम है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति करते हैं, है कि नहीं। तो प्रकाश के बारे में तो समझ में आ गया कि क्या है। अगर परिभाषा पूछे तो भी बता देंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं तो क्या बोलेंगे? तो देखो, प्रकाश जो हम कैसे देख पाते हैं वो समझो। प्रकाश जो है सबसे पहले होता क्या है, जिस वस्तु को हमको देखना है प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है। जैसे मान लिया जाए हम इस ब्लैक बोर्ड पर बने इस गेंद को ही देख रहे हैं, हमको इसको अगर देखना है तो होता क्या है, प्रकाश जो है कहीं से अगर लाइट आएगा तो लाइट पहले इस वस्तु पर पड़ेगा और इस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आएगा, तब जाकर के हमको वो वस्तु दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं। अगर तुम ये पूरा रूम बंद कर दो, इस पर प्रकाश नहीं आए तो क्या हम इस वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो होता क्या, हम चाहे कुछ भी देख रहे हो, हम टेबल देख रहे हो, कुर्सी देख रहे हो, या रूम घर देख रहे हो, या क्लासरूम देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, सब चीज में होता क्या है, प्रकाश पहले उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पड़ती है, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या प्रकाश एक माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना, प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक कारक है। और कारक ऐसा कारक है, यानी कारक का मतलब हुआ जिसकी वजह से हम कोई चीज कर पाते हो। तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति करते हैं। तो प्रकाश में कोई दिक्कत? प्रकाश को याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र के पैरेलल से बना है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में, ये भी पूछा जाता है, प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं। इसको हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम बदलेंगे तो ये निकलेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड, है कि नहीं। अब बताइए कितना स्पीड में चल रहा है प्रकाश। यानी हम एक सेकेंड कहें तो 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। यानी जितना बड़ा पृथ्वी है, पृथ्वी को पूरा चक्कर लगा लेगी, है कि नहीं। यानी इतना रफ्तार में चलती है प्रकाश। तो ना, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो है हमारी आंखों तक कितना मिनट में पहुंच पाता है? बताइए। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश 500 सेकेंड में हमारे आंखों तक पहुंचता है। कितना सेकेंड में? 500 सेकेंड में। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, आप लोग पढ़े होंगे। और इसी को यदि हमको करना है 500 सेकेंड को यदि हम 3 लाख 5, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना, तो 500 सेकेंड में अगर इसका किलोमीटर निकालना है तो नहीं निकल जाएगा।
कितना 15 लाख किलोमीटर निकलेगा कि नहीं। तो हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि सूर्य कितना हमसे दूर है। कितना दूर है 15 लाख किलोमीटर। कैसे निकला 1 सेकेंड में 3 लाख, तो 500 में 5 तिया 15 है कि नहीं। तो 15 लाख किलोमीटर याद रखना, 5 तिया 15 लाख किलोमीटर। लाख नहीं 1 मिनट सॉरी, 3 गुना 500 कितना होगा 0 0 5 तिया 15 करोड़ हो गया। लाख करते 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दूर है हमसे सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर है कि नहीं। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश का जो है प्रकाश के चलने का क्या क्या तरीका है। प्रकाश जो है, प्रकाश एक तरह से समूह में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है समूह में, जिसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है, यानी बीम ऑफ लाइट क्या है। तो प्रकाश जो है एक तरह से समूह में चलता है, जहां भी जाएगा तो समूह में जाएगा। तो प्रकाश के किरणों के ही समूह को हम क्या कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह या प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे प्रकाश पुंज या किरण पुंज। और ये जो प्रकाश पुंज या किरण पुंज है ये 3 प्रकार का होता है, पढ़ा होगा। 3 प्रकार कौन कौन। पहला समांतर, पहला क्या होता है समांतर प्रकाश पुंज। और समांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें क्या चले समांतर चले, इस तरह से समांतर चलता जाए तो इसको हम क्या कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आगे भी आएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज। अब ये अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अभिसारी का मतलब हुआ एक बिंदु पर आकर के मिलना, एक बिंदु पर आकर के अभिसरित होना। अभिसरित मतलब मिलना, एक बिंदु पर मिला। तो जब कई सारा प्रकाश जो है एक बिंदु पर आकर के मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे प्रकाश, यानी अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे जब कई सारे प्रकाश कहाँ आकर के मिले एक बिंदु पर आकर के मिले तो इसको हम क्या कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। लेकिन तीसरा जो प्रकाश की पुंज है उसको कहते हैं अपसारी। तीसरा को क्या कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अब ये अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब एक बिंदु से, अपसारी मतलब होता है फैलना, और फैलेगा कहाँ से एक बिंदु से ना। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाए तो इसको हम कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। ये 3 प्रकार से प्रकाश पुंज होता है। पहला क्या होता है समांतर। समांतर का मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश पुंज एक समान दूरी पर चलता जाए। तो देखो ये यदि समान दूरी पर चल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे समांतर। और जब कई सारा प्रकाश पुंज एक बिंदु पर आकर के मिले, अभिसरित हो, अभिसरित मतलब मिलना, एक बिंदु पर मिले तो उसको हम क्या कहेंगे अभिसरित प्रकाश पुंज। और जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। क्या इसमें कोई दिक्कत। तो चलो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, तब प्रकाश का परावर्तन पर चलते हैं, जो अगला टॉपिक है। ये प्रकाश के बारे में था, है कि नहीं। एक चीज और जो रहता है इम्पोर्टेंट कि वस्तु यानी प्रकाश निकालने के मामले, यानी प्रकाश उत्सर्जित के कारण वस्तु को 2 भाग में बांटा गया है। किसके आधार पर प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर या प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर कितना भाग में आधार पर वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है वस्तु को 2 भाग में। तो ये 2 भाग कौन कौन है, तो पहला है प्रदीप्त। पहला क्या है प्रदीप्त या दीप्त या दीप्तिमान या दीप्तिमान वस्तुएं। ये क्या होता है, जो वस्तु याद रखना जो वस्तुएं प्रकाश निकाल सके, जो वस्तु क्या कर सके प्रकाश निकाल सके उसको हम प्रदीप्त या दीप्त या दीप्तिमान या आत्मदीप्त भी कहते हैं, है कि नहीं। आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं कौन वस्तु को, जो वस्तु अपने अंदर से प्रकाश निकाल सके। जैसे टॉर्च अपने अंदर से प्रकाश निकालता है कि नहीं, तो वो कौन सा वस्तु होगा आत्मदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। जैसे सूर्य क्या होगा सूर्य अपना के पास अपना प्रकाश, सूर्य प्रकाश निकालता है तो सूर्य भी क्या होगा आत्मदीप्त या प्रदीप्त होगा। जैसे मान लो लालटेन, डिबिया, ये सब भी क्या होता है, ये सब अपने अंदर से प्रकाश निकालता है। मोमबत्ती, ये सब क्या हो गया, ये सब भी दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु हो गया। और जो ऐसा नहीं करता है उसको हम अप्रदीप्त कहते हैं। अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु कहते हैं, है कि नहीं। जो प्रकाश नहीं निकाले, जो चीज प्रकाश नहीं निकाले। जैसे जो चीज प्रकाश, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या व्हाइट बोर्ड, ये मान कर ये सब प्रकाश निकाल पा रहा है, पत्थर, लकड़ी, ये सब नहीं निकाल पा रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा अदीप्त। यानी दुनिया का हर एक वस्तु या तो प्रदीप्त होगा या आत्मदीप्त होगा, है कि नहीं, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर।
और जैसे मान लो चंद्रमा को लेते हैं, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो उसको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तब जाकर के वो चमकता है। तो चंद्रमा भी क्या हो गया तुम्हारा? अदीप्त वस्तु हो गया। तो याद रखना इसमें चंद्रमा आएगा। और यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कई बार कि चंद्रमा क्या है, लिखा रहेगा प्रदीप्त, अदीप्त, आत्मदीप्त, सब तरह का है कि नहीं। प्रदीप्त रहेगा, दीप्त रहेगा, आत्मदीप्त रहेगा, एगो रहेगा अप्रदीप्त। तो क्या मानेंगे? अप्रदीप्त, यानी चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, याद रखना चाहिए। और इसलिए इसको क्या कह जाते हैं? अदीप्त कहते हैं, या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं, है कि नहीं। अ शब्द लग जाए, अ का मतलब नहीं, और प्रकाश, दीप्त का मतलब निकालने वाला, यानी जो प्रकाश नहीं निकाले वो अदीप्त कहते हैं। तो चलो अब प्रकाश का परावर्तन पर देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो बहुत सिंपल टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो देखो प्रकाश का परावर्तन होता क्या, इसके बारे में समझो। प्रकाश का परावर्तन, इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक चीज तुम गौर किया होगा कि जब हम प्रकाश को दर्पण पर डालते हैं, प्रकाश को देखा है कभी? दर्पण पर डाल कर के देखना, तो जैसे प्रकाश को तुम दर्पण पर डालेगा, तो जैसे तुम इधर से डाला है तो प्रकाश उधर से निकल जाएगा, इधर सीधा डालेगा तो सीधा निकल जाएगा, पता है ऐसा। जैसे तो जैसे मान लिया जाए हम एक लेते हैं ये दर्पण, जिसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह पता है किसको कहते हैं? परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं जिस पर कोई चीज पड़ने के बाद लौटे, उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। तो जब हम प्रकाश को परावर्तक सतह पर डालते हैं, किस पर? परावर्तक सतह पर डालते हैं, तो वो जिधर से डाले हैं उसके विपरीत दिशा में वो लौट जाता है। जिधर से डालें उधर से नहीं, उसके विपरीत दिशा में लौट जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रखना क्या बोले हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में लौट जाता है, और इस लौटने की क्रिया को, ये जो प्रकाश लौटा, इस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो लौटा ये किरण, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसको कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। और वो जो किरण जो परा प्रकाश यानी जो दर्पण पर पड़ा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो याद रखना हम क्या क्या बोले? आपतित किरण किसको कहेंगे? तो जो प्रकाश परावर्तक सतह पर पड़ेगा, जो प्रकाश परावर्तक सतह पर पड़ेगा उसको आपतित किरण, और जो इस परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद लौट जाए उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इसी से नाम पड़ गया इसका, घटना का नाम परावर्तन। तो इस घटने का नाम, लौटने का जो घटना हुआ, यानी प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ा और उसके बाद जो लौट गया, इस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसमें परावर्तित किरण का परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे? तो परावर्तित किरण कहेंगे कि जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है तो जो किरण लौट जाती है, जो प्रकाश की किरण लौटती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित। और जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद जहां पर ये दोनों किरणें पड़ती है, दोनों किरण का अंत बिंदु जहां होता है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो क्या सबका परिभाषा हो गया? एक चीज और याद रखना कि जब हम आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये खास करके परावर्तक सतह जहां पर पड़ा है उस बिंदु पर यदि हम एक लंब डाल दें, क्या डाल दें? लंब डाल दें। लंब का मतलब 90 डिग्री वाला भुजा डाल दे, तो इस लंब को हम यहाँ पर कहते हैं अभिलंब। और गणित के भाषा में इसको क्या कहते हैं? गणित के भाषा में लंब कहते हैं ना, और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। और इसका इंग्लिश होता है नॉर्मल। तो जब हम परावर्तक सतह पर, उस परावर्तक सतह के उस बिंदु पर जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण पड़ती है उस पर यदि हम लंब डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। याद रहेगा ना, अभिलंब मतलब एक सीधा लाइन डालते हैं। अब इस बिंदु को डालने के बाद, इस लाइन को डालने के बाद यहाँ पर दो और तथ्य सामने आ जाता है कि यहाँ पर देखो ये जो अभिलंब है, और अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण जहां पर पड़ा, यानी जितना कोण बनाया इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे। इसका इंग्लिश क्या होता है? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट INCIDENT होता है, आई से शुरू हुआ है इसलिए इसका नाम रहता है कोण आई। क्या है इसका नाम? कोण आई। और वही चीज
जब हम परावर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण है उसको देखें तो इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड। तो किससे शुरू हुआ? आर से, इसलिए इस कोण का नाम क्या है? कोण आर। याद है? याद रहेगा कि नहीं? अब इसमें परावर्तन के दो इंपॉर्टेंट नियम हैं जो खास करके पूछा जाता है और कई बार जो पूछा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। और ये दोनों नियम इजी है। पहला नियम क्या कहता है कि प्रकाश का जो आपतित किरण है, अपरावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होगा। एक ही तल पर। एक ही तल कहने का मतलब जैसे ये सतह है ना, तो कोई एक ही सतह पर, जैसे हम एगो आईना लेते हैं या मान लो यही आईना है, तो ये आईना के तीनों एक ही तल पर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एगो ही तल पर बनाए एगो दूसरा तल पर पड़ जाए, है कि नहीं? कुछ नहीं। क्या बोलिए। देखा है? आ रहा है कि नहीं वीडियो लाइव में? कोई दिक्कत? चलो देखो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। ये दो नियम क्या क्या है कि जब हम आपतित किरण और अब ये जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये और अभिलंब, ये तीनों जो होता है ये तीनों एक ही तल पर होता है। तल कहने का मतलब सतह। जैसे ये मान लो आईना है, तो ये आईना के यदि हम आपतित किरण डाले और आपतित किरण डाले और परावर्तित किरण डाले और अभिलंब, तीनों इसी तल पर होगा, दूसरा तल पर नहीं होगा। कि नहीं कि कोई तल है तो दूसरा आईना पर बन जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो यही हो गया पहला नियम। क्या क्या चीज? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ पर होगा? अभिलंब तीनों एक ही तल पर होगा। तीनों कहाँ होगा? एक ही तल पर होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट नियम है ये याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश का ये जो जितना आपतन कोण बना उतना ही होता है परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है? यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। और कभी कभी एग्जामिनर करता है क्या है कि आपको आपतन कोण दे देगा, पूछ देगा परावर्तन कोण। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कह देगा ये 45 डिग्री है, तो बताइए कोण आर का मान कितना होगा? क्या बता देगा? कितना होगा? 45 है ना होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अगर ये 45 तो वो भी 45। कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, अब अगला टॉपिक जो है वो है प्रतिबिंब, इमेज जिसको कहते हैं। प्रतिबिंब ये क्या है इसको समझना ध्यान से। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? इमेज। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है प्रतिबिंब। याद रखो प्रतिबिंब जो है होता क्या, ये देखते हैं पहले। प्रतिबिंब यानी इमेज। अब देखो एक चीज तुम देखा होगा कि हम जो चीज भी देखते हैं कुछ समय के लिए हमारे आंखों तक, यानी हमारे जो है कुछ समय तक हमारा जो मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है। नहीं, जैसे मान लो हम इधर से देखे किसी को, तुरंत घूम गए, तुरंत हम बता देते हैं कि उसका कैसा कपड़ा है, तो ऐसा ऐसा है कि नहीं। तो एक तरह से उसका इमेज सेट हो जाता है कि नहीं। जैसे देखो इमेज होता क्या, ये समझना पहले कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसके बाद? परावर्तन के बाद। जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है,
उसी को हम क्या कहते हैं? मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। कि प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो प्रतिबिंब बहुत सिंपल टॉपिक क्या है कि जब मान लिया जाए कहीं से बिंदु स्रोत आ रही है, बिंदु स्रोत का मतलब वही प्रकाश का जो है एक स्रोत मान लो कि आ रहा है, और प्रकाश जो है आने के बाद किसी वस्तु पर पड़ा, और वस्तु पर पड़ने के बाद किसी जगह जो है मतलब प्रकाश आकर के मतलब परावर्तन हो गया। तो जिस बिंदु पर परावर्तन होगा और वहां पर हमको जो है उस वहां पर की चीजों को हमको दिखाई पड़ जाएगा, तो यही जो हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए जब हम किसी प्रकाश आता है तो परावर्तन के बाद उस वस्तु का एक इमेज सेट हो जाता है, इमेज बन जाता है कि नहीं, कि वो वस्तु इतना आकार का है, गोल है, चौड़ा है, जिस तरह का है उसका एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है, और उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। कभी कभी ये होता क्या है, कभी कभी वास्तविक बनता है तो कभी कभी काल्पनिक बनता है। आवाज कम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, याद रखना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन है? तो पहला है वास्तविक और दूसरा है काल्पनिक। पहला प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोनों को समझना है, वास्तविक और काल्पनिक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हम क्या बताए थे ऊपर में परिभाषा देखो, तो दोनों का परिभाषा में क्या लिखाए थे? ये प्रतिबिंब वाला परिभाषा में कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलती है तो फिक्स मिल रहा है, और मिलती हुई प्रतीत हो रहा है यानी इसका कल्पना किए हम। तो जब भी हमको वास्तविक प्रतिबिंब का कहेगा, जब भी हमको क्या कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखने, तो ये क्या करेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है इसको हटा देंगे, बस यही हो गया उसका परिभाषा। यानी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का सेम हो गया। देखो जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इतना को लिखेंगे और इसको जो है हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब का, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में कहीं पर मिलता है। एक शब्द लगा देना यहाँ, वास्तव में मिलती है। कहाँ मिलती है? वास्तव में मिलती है। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक का अगर परिभाषा कहे तो काल्पनिक प्रतिबिंब में जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दोनों का तीनों का परिभाषा एक एगो से बन गया कि नहीं? अब एगो परिभाषा याद करो, तीनों परिभाषा हो गया। कितना सिंपल है। क्या बोले फिर से देख लो कि हमको अगर प्रतिबिंब का परिभाषा कहे तो प्रतिबिंब में तो दोनों तरह का परिभाषा ना आ जाएगा कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। और इसी में हम वास्तविक को अगर कहेगा तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब काल्पनिक का बात कहेगा तो इसको हटा करके लिख देंगे मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत यानी कल्पना करना है और यहाँ वास्तव में दिखाना है। तो यही हो जाएगा दोनों का परिभाषा। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो चलो अब अगला दर्पण। अगला क्या है टॉपिक? दर्पण। दर्पण किसको कहेंगे वो समझो। दर्पण का मतलब हुआ मिरर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। मिरर जो है एक तरह से परावर्तक सतह है कि नहीं? इसमें होता क्या है, इसका एक भाग जो है पेंट किया हुआ रहता है। तुम देखा होगा दर्पण को, यानी कांच में यदि हम सिल्वर नाइट्रेट का अगर लेप चढ़ा दे तो वो दर्पण का काम करने लगेगा। किसका काम करने लगेगा? दर्पण का। तो दर्पण और कुछ नहीं है, एक परावर्तक सतह है। दर्पण क्या है? एक परावर्तक। बोल सकते हैं इसमें कि जब हम किसी मतलब किसी कांच पर एक परावर्तक यानी कहने का मतलब सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा देते हैं तो वो परावर्तक सतह की तरह काम करने लगता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण का परिभाषा क्या हो गया कि इसका एक भाग पेंट किया हुआ रहता है। एक भाग क्या होता है? पेंट किया रहता है, और एक भाग में परावर्तक सतह होता है, यानी उस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो लौटेगा। तो क्या बोलेंगे कि दर्पण उस सतह को कहते हैं जहां से प्रकाश क्या हो, कहते हैं जहां से या जिस पर से प्रकाश परावर्तित हो, या जिस पर से प्रकाश
परावर्तित हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण। तो दर्पण का मतलब क्या हो गया, या इसका सिंपल परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका एक भाग रजतित, जिसका एक भाग क्या हो, रजतित का मतलब पेंट किया हुआ, रजतित का मतलब, और किस चीज से पेंट रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से, याद रखना। जिसका एक भाग रजतित हो तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह हो, उसी को हम क्या कहेंगे, दूसरा भाग क्या हो, परावर्तक सतह हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसे दर्पण कहते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब दर्पण भी जो है, दर्पण दो तरह का होता है। दर्पण कितने तरह का होता है, दो तरह का। हमको जो है इस चैप्टर में दो तरह का दर्पण पढ़ना है। पहला जो दर्पण है, दर्पण के प्रकार, पहला दर्पण है समतल दर्पण। पहला दर्पण क्या है, समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण। पहला दर्पण है समतल दर्पण और दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। और एक और होता है परवलय दर्पण, उसका ज्यादा चर्चा नहीं है। हमको दो दर्पण पढ़ना है इसमें, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं, तो जिसका सतह पूरा समतल हो, समतल एकदम सर मतलब नहीं होता है, पूरा एकदम चिकना, जिसको कहते हैं पूरा एकदम, जिस पर कि हाथ रखें तो पिछल जाए, वैसा उस तरह का हो, उसी को हम कहते हैं समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण जिसका जो है मतलब परावर्तक सतह गोल हो, क्या हो, गोल हो, उसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो सिंपल परिभाषा है, जिसका, इसमें क्या बोलेंगे, इसके नाम में ही है, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो याद रखना, जिसका परावर्तक सतह समतल है उसको समतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, या कि गोल यानी किसी गोलीय दर्पण का एक भाग हो, या किसी गोला का एक भाग हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखला गोला का एक भाग हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, किताब में यही ना परिभाषा है। तुम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल हो उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे, या जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखला गोला का एक भाग हो, उसी को हम क्या कहेंगे, खोखला गोला का भाग। खोखला गोला का जैसे ये मान लो कि गोल है, इसको 20 से हम काट दिए, इसको क्या कर दिए, 20 से काट दिए। ये जो दर्पण है, ये सामने वाला, और इसमें देखो दोनों को अगर एक तरफ से एक तरफ आगे से रंग दे, एक तरफ पीछे से रंग दे, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। और यही खोखला गोला का एक भाग है कि नहीं, इसको जोड़ेंगे तो क्या गोला नहीं बन जाएगा। तो ये इसलिए कहा गया है कि गोलीय दर्पण खोखला गोला का एक भाग है, कोई दिक्कत इसमें। और याद रखना, समतल दर्पण में जो है, समतल दर्पण के देख लो, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, है कि नहीं, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, और समान दूरी पर बनेगा। जितना दूरी पर हम वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हम मान लो कि प्रतिबिंब दर्पण से हम 5 सेंटीमीटर दूर रखते हैं वस्तु, तो अंदर में भी 5 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, समान दूरी पर बनेगा। याद रहेगा कि नहीं, क्या क्या बोले कि समतल दर्पण में सीधा, बराबर और समान दूरी पर बनेगा, है कि नहीं। और इसमें कुछ और अन्य घटनाएं भी होते हैं, जैसे पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, ये तो जानता ही होगा। पार्श्व परिवर्तन हुआ कि जब हमारा जो क्या कहते हैं प्रतिबिंब 180 डिग्री घूम जाए, कितना घूम जाए, 180 डिग्री घूम जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। जैसे मान लिया जाए हम अपना फेस को देखते हैं, जैसे देखो पार्श्व परिवर्तन, याद रखना। जैसे मान लिया जाए कि तुम कोई चीज को ABCD लिख देना और उसको तुम देखना आईने में, वो तुमको उल्टा दिखाई पड़ेगा, उल्टा दिखाई पड़ता है, चाहे कोई भी शब्द लिखा हुआ उल्टा दिखाई पड़ेगा, यानी वो 180 डिग्री घूम जाता है। क्या हो जाता है, 180 डिग्री घूम जाता है। और 180 डिग्री जब अपने अक्ष पर घूम जाता है तो उसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, है कि नहीं। कैसे, तो क्षैतिज अक्ष में। और वही चीज जब ऊर्ध्वाधर में हो जाता है, ऊर्ध्वाधर में, तो उसको पार्श्व भी परिवर्तन का, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, पार्श्व परिवर्तन में। चलो अब देखो गोलीय दर्पण, समतल दर्पण का तो सारा चर्चा होगी, अब गोलीय दर्पण देखते हैं। गोलीय दर्पण का चूंकि लंबा है, गोलीय दर्पण का ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। किसको, गोलीय दर्पण को। अब देखो गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर, इसका इंग्लिश क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण क्या है, तो अभी तुरंत बताएं। गोलीय दर्पण किसी खोखला गोला का जो एक भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। और याद रखना गोलीय दर्पण
दो प्रकार का होता है। ये किसका होता है? खोखला गोला का एक भाग होता है, खोखला गोला का एक भाग होता है, ठीक है, एक भाग होता है। अब उसके बाद गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन है? तो पहला है उत्तल और दूसरा क्या है? अवतल। पहला क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और दूसरा जो है अवतल दर्पण, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर, ठीक है। पहला क्या लिखे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर। अब इसमें देखो ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, और इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुमको हम एक ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे हम गोलीय दर्पण को पहचानेंगे, कौन उत्तल होगा कौन अवतल होगा। तो अवतल उत्तल तो समझ में आ रहा है। अब उत्तल दर्पण का याद रखना कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह जो है उठा हुआ रहता है। परावर्तक सतह क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या लिखेगा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखना उत्तल दर्पण में जो पहला पॉइंट हो जाएगा कि इसका जो परावर्तक सतह है, परिभाषा क्या हो जाएगा? इस वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? परावर्तक सतह उभरा हो। क्या हो? उभरा हो। और इसका जो परावर्तक सतह होगा वो क्या होगा? धंसा होगा। इसका परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा होगा। दूसरा चीज, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा याद रखना उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। काल्पनिक या आभासी जिसको कहते हैं, काल्पनिक या आभासी, लेकिन सीधा बनता है। काल्पनिक आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? सीधा बनता है। और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। वस्तु से हमेशा, और ये कैसे होगा अभी हम जब इमेज फॉर्मेशन जानेंगे तो हम जान जाएंगे। वस्तु से छोटा ही बनेगा। इसमें जो होता है धंसा होता है, और इसका प्रतिबिंब काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है। काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों बनता है। सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है, ठीक है। सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। और उसके बाद वस्तु से बड़ा छोटा बराबर सब होता है। वस्तु से छोटा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। छोटा बड़ा तथा बराबर बनता है, ठीक है। अब हम दोनों में अंतर करने के लिए पहचानते हैं तुमको। देखो दोनों में अंतर कैसे पहचानेंगे? देखो उत्तल दर्पण का अगर हम इमेज देखें तो क्या कहता है? इसका जो है परावर्तक सतह उभरा होता है, यानी इस तरह से इसका अंदर वाला भाग रंगा होगा। अंदर वाला भाग क्या होगा? रंगा होगा। फिर इसी तरह अगर हम इसमें भी इस तरह से भी बनाए तो इसमें भी अंदर वाला भाग क्या होगा? रंगा होगा। और परावर्तक सतह इसका क्या होगा? उठा हुआ होगा। परावर्तक सतह क्या होगा? जिधर इमेज बनता है उधर क्या होगा? उठा होगा। और इसमें जो होता है इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह कैसा रहता है? धंसा हुआ, यानी बाहर से इसका पेंट किया हुआ रहता है। बाहर से क्या होता है? इसमें पेंट किया होता है। कोई दिक्कत इसमें? इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। कैसे याद रख सकते हैं इसको? देखो अगर हम देखें अवतल दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? कॉनकेव होता है। क्या होता है? कॉनकेव। और केव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब गुफा। और गुफा कैसा होता है? धंसा हुआ कि निकला हुआ? धंसा हुआ। तो देखो यहाँ धंसा हुआ से याद रखना है कि नहीं? क्या कोई दिक्कत? अगर तुमको एक पता चल गया तो दूसरा तो पता चल जाएगा कि उठा हुआ होगा। कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब धंसा हुआ, और धंसा हुआ का मतलब अवतल दर्पण, है कि नहीं? और जब ये धंसा हुआ होगा तो वो उभरा होगा, है कि नहीं? इसमें दो तरीका से परिभाषा बनता है। पहला परिभाषा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, या वह दर्पण जिसका पेंट क्या हुआ भाग, यानी रजतित भाग धंसा हुआ हो। रजतित भाग क्या हो? तो ये भी परिभाषा बोल सकते हैं। इसमें भी दो तरह का परिभाषा होगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हो, परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो, और पेंट क्या हुआ भाग, यानी रजतित भाग उठा हुआ हो। रजतित भाग क्या हो? उठा हुआ। तो दोनों तरीका से परिभाषा बोल सकते हैं।
कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें चलते हैं हम इमेज फॉर्मेशन में, वो बिल्कुल आसान है। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो अब चलो इमेज फॉर्मेशन में देखो, यानी प्रतिबिंब याद रखना, उत्तल दर्पण जो होता है वो 2 ही तरह का प्रतिबिंब बनाता है। कितना तरह का? और अवतल दर्पण 6 तरह का प्रतिबिंब बनाता है, 6 प्रकार का। और ये 2 प्रकार 6 प्रकार कैसे बनाता है ये समझो, बिल्कुल आसान है। कैसे बनाता है ये समझ लो। अगर मान लिया जाए तुम इस दर्पण को देखो, ये कौन सा दर्पण है बताओ, ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में देखो, इसका अगर देखो तो इसका गोला वाला भाग किधर है? सामने की तरफ है। इसका केंद्र जो होगा यही ना होगा, गोला का केंद्र आगे की तरफ, जिधर पेंट किया उधर होगा। और इसका जो है फोकस भी केंद्र, ये जो केंद्र की आधा दूरी पर फोकस होता है। तो दोनों चीज इधर हुआ। जब दोनों चीज इधर हुआ तो हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? दर्पण के सामने में। वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो दर्पण के सामने में अगर रखें तो दर्पण के सामने हम कहाँ रख सकते हैं वस्तु को? या तो हम अनंत पर रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? अनंत पर। अगर अनंत पर रखे तो एक जो है, एक स्थिति ये हो गया कि अनंत पर रखे। दूसरा हम यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी रखे, कोई बिंदु तो नहीं है, तो सब क्या कहलाएगा? अनंत और ध्रुव के बीच। ये होता है ध्रुव। ये दर्पण का क्या होता है? ध्रुव। तो अब बताओ, इसमें 2 ही स्थिति बना कि नहीं? एगो अनंत और दूसरा, इन दोनों के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रखो तो वही चीज ना कहलाएगा। क्या इसके अलावा कोई दूसरा बिंदु कहला जाएगा कि यहाँ क्या कहलाएगा? हल्का अनंत, अब पूरा अनंत, ऐसा नहीं कहलाएगा। कहीं पर रखेगा तो ये एक ही बिंदु कहलाएगा। इसलिए इसमें 2 ही बिंदु बनता है, पहला अनंत और दूसरा अनंत और ध्रुव के। इसलिए इसमें 2 ही प्रतिबिंब बनता है, अनंत और कहाँ? ध्रुव के बीच। कोई दिक्कत? और इसमें 6 गो प्रतिबिंब कैसे बनता है वो समझ लो। इसमें अगर देखें, इसमें तुमको पता है 6 गो प्रतिबिंब बनता है। और 6 गो प्रतिबिंब कहाँ क्या बनता है? तुमको पता है कि आगे की तरफ इसका गोला होता है, तो गोला के जो है बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अब इस दर्पण को हम बना देते हैं बड़ा, तो धसा होना चाहिए। अब तो दर्पण में क्या होना चाहिए? धसा हुआ होना चाहिए। जब धसा हुआ होना चाहिए तो इसके आगे की तरफ जो है गोला होगा। और इसके अक्ष, यानी जब हम इसमें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष डालते हैं तो बताओ, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र होगा। इस केंद्र को हम सी कह देते हैं। और केंद्र और ध्रुव के आधा दूरी पर कौन होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। इसको बड़ी से स्वीप करेंगे, ठीक है, होगा। अब देखो, अगर इसमें स्थिति देखें कि कितना जगह स्थिति हो सकता है, तो पहला जो प्रकाश है वो अनंत से आ सकता है, तो पहला स्थिति अनंत हो गया, हुआ कि नहीं? दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि अनंत और ये जो वक्रता केंद्र इसके बीच में कहीं पर भी हो, यहाँ 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 कहीं पर भी हो, तो दूसरा स्थिति हो गया कहाँ? अनंत और किसके बीच? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और तीसरा स्थिति क्या हो सकता है? पूरा यहाँ पर रखे, सी पर। तीसरा स्थिति क्या हो सकता है? वक्रता केंद्र पर रखे। चौथा स्थिति क्या हो सकता है? सी और एफ के बीच में रख सकते हैं। सी और एफ के बीच कहीं पर रखें, यहाँ, तो सब एक के बात ना कहलाएगा, सी और एफ के बीच। पांचवा कहाँ रख सकते हैं हम? एफ पर रख सकते हैं। और छठा कहाँ रख सकते हैं? ध्रुव। ये ध्रुव कहलाता है और ये फोकस। तो फोकस और ध्रुव के बीच क्या बना कि नहीं? 6 गो। अब पता चला कि कैसे इसमें 2 गो प्रतिबिंब बनता है, इसमें कैसे 6 गो बनता है। दोनों स्थिति पता चला, इसमें 6 स्थिति, और इसी तरह से इसका प्रतिबिंब बनता है। अब हम इसको एक बड़ा डायग्राम में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं? बिल्कुल आसान है इसको। और इससे कई सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, तुमको देखेगा हर साल इससे ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। नहीं देखो, अब अगला हम प्रतिबिंब की स्थिति बताते हैं, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलो देखते चलना। देखो, अब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो समझो। उत्तल और अवतल दर्पण में, दोनों में प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहले हम चर्चा करते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी प्रकाश जाएगा, प्रकाश अगर कहीं से जाए तो पहला याद रखना उसको फोकस से ही गुजारना है। कहाँ से गुजारना है? फोकस से गुजारना है। पहला है कहीं से जाएगा तो वो किससे गुजरेगा? फोकस पर से ही गुजरेगा। तो यही याद रखना, और इसे याद रखेगा तो फिर अपने आप जो है प्रतिबिंब बनते चल जाएगा। देखो, पहला हम चलते हैं अवतल दर्पण पर। कौन दर्पण पर? अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, है कि नहीं? अब देखो, अवतल दर्पण हम बनाते हैं, एक बड़ा सा इमेज बनाते हैं और उसी में सारा को हम लेते हुए चलेंगे। ये मान लो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? धसा की उभरा? परावर्तक सतह होता है धसा हुआ।
लेकिन रचित भाग उभरा हुआ। ठीक है, अब अवतल दर्पण को देखें। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि इसके आगे की तरफ गोला बन रहा है तो इसके आगे की तरफ ही वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो ये जो खोखला गोला है, खोखला गोला का जहां पर केंद्र होता है दर्पण में, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे हम जो सर्किल बनाते हैं उसमें केंद्र कहते हैं, लेकिन यहाँ नाम बदल के यहाँ क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और ये जो वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से जो लाइन जाती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, जैसे वहाँ एक अक्ष लिखते हैं ना, तो याद रखना एक अक्ष वाला लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, अब ये जो केंद्र है ये हो गया तुम्हारा ध्रुव। ध्रुव उस बिंदु को कहते हैं जो प्रधान अक्ष दर्पण के जिस भाग से जाता है। याद रखना, ये ऐसा बिंदु है, ये जो ध्रुव है ये ऐसा बिंदु है जहां से अगर प्रकाश जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो सीधा निकल जाता है, इसलिए इसको हम ध्रुव भी कहते हैं। याद रखा, अगर कुछ क्वेश्चन पूछे कि दर्पण का वो कौन सा भाग है जहां से प्रकाश जो है परावर्तित नहीं होता है, तो कौन सा? ध्रुव। देखो यहाँ से गया डायरेक्ट निकल गया कि नहीं? तो ध्रुव ही ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश जो है वो लौटता नहीं है, वो डायरेक्ट निकल जाता है। अब ध्रुव और केंद्र के बीच एक जगह फोकस होगा कि नहीं? हम तुमको क्या बताए थे कि एक एक करके यहाँ 6 स्थिति बनता है। तो पहला स्थिति देखते चलना। ठीक है, देखो 6 स्थिति को हम बताते हैं। तो पहला चीज, अब देखो ये जो ध्रुव है, ये याद रखना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी भी कहते हैं कि नहीं? इसको हम क्या लिखते हैं? छोटी f। और वक्रता केंद्र, जैसे वहां पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, केंद्र और ध्रुव के बीच तुम क्या ये पढ़ा था ना, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। लेकिन यहाँ नाम क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। सब चीज सेम है, नाम खाली वक्रता लग जाता है आगे में और कुछ नहीं। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। तो जब अनंत से प्रकाश आएगी, कहाँ से? अनंत से जब प्रकाश आएगी तो प्रकाश कहाँ से गुजरेगी? हम तुमको पहले बता दिए, पहला काम क्या होगा? फोकस से गुजरेगा। और चूंकि प्रकाश अनंत पर है तो सारा बिंदु कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा कि नहीं? अगर फोकस से गया तो पहला काम क्या हुआ कि हम वस्तु को रखे थे, हम यहाँ दोनों चीज बनाते जाते हैं। ठीक है, वस्तु की स्थिति देखते चलना, वस्तु की स्थिति, फिर उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का यानी प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा उसको बताते हैं। ठीक है, फिर प्रतिबिंब का क्या कहते हैं? प्रकृति। देखो अब वस्तु क्या बोले हम? सबसे पहले प्रतिबिंब को कहाँ रखे हैं, यानी वस्तु को कहाँ रखे? अनंत पर। जब हम अनंत पर रखे तो तुम बताओ कि बिंदु कहाँ पर आकर के मिला? फोकस पर। बस कहाँ पर आकर के मिला? फोकस पर। याद रहेगा ना, फोकस पर। अब देखो इसमें जब हम वस्तु को लाए तो कहाँ पर आकर के मिला? फोकस पर आकर के मिला कि नहीं? और ये फोकस पर अपसरित हुआ कि अभिसरित हुआ? बताओ क्या हुआ? अब ये अभिसरित हुआ कि अपसरित हुआ? और तुमको इसलिए ना तभी अर्थ बता रहे थे अभिसरित और अपसरित का, अभिसरित और अपसरित। अब याद रखो, अभिसरित मतलब होता है मिलना और अपसरित मतलब फैलना। तो यहाँ मिला कि फैला? मिला। तो इसलिए हम अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा ना। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्यों कहते हैं? ये इमेज से बता देना है, उसको क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें इमेज बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इससे अनंत से प्रकाश आती है तो ये जो एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, और जब एक बिंदु पर आकर के मिलती है इसलिए इसको हम कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं अपसरित होना, और इसलिए इसका नाम पड़ गया अभिसारी दर्पण। याद रहेगा ना। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे? अभिसारी दर्पण। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। अवतल दर्पण को कौन दर्पण कहेंगे? अभिसारी। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब अनंत से प्रकाश आती है तो कहाँ पर मिलती है? फोकस पर। जब फोकस पर मिलती है इसी कारण से इसका नाम क्या हो गया? अभिसारी दर्पण हो गया। अनंत पर रखे थे। अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको देखने में यहाँ पर नहीं पता चला है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है कि क्या है, नहीं पता चला है। एक चीज पता चला है कि वास्तविक है, क्योंकि दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने बना है तो याद रखना वास्तविक ही होगा। क्या होगा?
वास्तविक ही होगा। अब उल्टा है कि सीधा है ये तो पता नहीं चल रहा है वस्तु से। और एक चीज और तो पता चल रहा है कि वस्तु के आकार का बहुत छोटा है, वस्तु से आकार का क्या है बहुत छोटा है, ये तो पता चल रहा है। उल्टा सीधा में पता नहीं चल रहा है, अगला वाला में पता चल जाएगा। कहाँ पर रखे थे वस्तु को? अनंत पर। तो अनंत पर वाला क्लियर हो गया कि नहीं? अब वस्तु को हम अनंत पर से उठा करके थोड़ा सा और आगे लाते। तो एक चीज यहाँ देखते चलना, बहुत बढ़िया ये टॉपिक है कि अनंत पर बना तो कहाँ बना? फोकस पर। और जैसे वस्तु को हम आगे लाते जाएंगे ये प्रतिबिंब पीछे हटते चल जाएगा। तुम देखना जैसे अनंत पर था, अनंत से अब ये दोनों के बीच में लाते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो ये जो प्रतिबिंब है ये थोड़ा उठ करके पीछे चल जाता है। कहाँ? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फिर यदि हम इसको वक्रता केंद्र पर वस्तु को लाते हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा ना। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। फिर वस्तु को जो है थोड़ा और आगे लाते हैं तो प्रतिबिंब थोड़ा और पीछे जाएगा। कहाँ पर? वस्तु को कहाँ लाए? फोकस और वक्रता केंद्र पर लाए ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और अनंत पर। वस्तु को और आगे लाए, कहाँ पर? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा? अनंत पर। फिर वस्तु को और आगे लाए तो प्रतिबिंब, अब बताओ यहाँ पर लाए तो प्रतिबिंब कहाँ? दुगुना अनंत पर। ऐसा होता है? अनंत कहीं एक के गुण अनंत कहलाएगा। उस अनंत का मतलब हुआ कि जिसका कोई पता नहीं। तो इसलिए जब इधर जगह ही नहीं बचा तब जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब आगे आ जाता है। कहाँ जाता है? आगे की तरफ आ जाता है। और जब आगे की तरफ यानी दर्पण के पीछे बन जाता है, इसी को कहते हैं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब यानी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाता है? दर्पण के पीछे आ जाता है कि नहीं? तो यही हो गया ऑब्जेक्टिव। क्या? अब देखो एक एक करके हम बताते हैं और देखना सब इसी तरह होते जाएगा, होगा कि नहीं? तो पहले ये तो समझ में आ गया कहाँ पर बना? अगर अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बना। और कैसा? वास्तविक और बहुत छोटा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? वास्तविक और बहुत छोटा। और ये भी याद रखना कि ये जो है उल्टा ही बनता है, नीचे की तरफ ही बनेगा। इसमें तो पता नहीं चल रहा है, उल्टा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब दूसरा नंबर देखो। तो अब दूसरा नंबर कहाँ पर रखेंगे वस्तु को? बताओ। वस्तु को थोड़ा और आगे लाएंगे ना। कहाँ पर लाएंगे वस्तु को? बताओ। वस्तु को थोड़ा और आगे लाना है। आगे का मतलब अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच लाएंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाएंगे तो वस्तु का पहला काम क्या है? दर्पण पर पड़ना। क्या काम है? दर्पण पर पड़ना। और दर्पण पर पड़ के कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। जाएगा कि नहीं? और जब फोकस से गया तो ये अभी तक तो नहीं, कहीं नहीं मिला। फिर अब इधर से भी देखो, अब इधर से जो है ये वस्तु कहाँ से जाएगी? तो ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। कहाँ से जाएगी? तो वक्रता केंद्र से जाएगी। तो बताओ कहाँ पर मिला? कहाँ पर मिला बताओ? फोकस और अभी तुरंत तुमको बताए थे ना कि जब वस्तु धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी धीरे धीरे पीछे जाएगा। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे, कहाँ रखे? अनंत और वक्रता केंद्र को शॉर्ट में सी कहते हैं। तो अनंत और सी पर रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? सी और एफ के बीच बना। सी और एफ के बीच बना कि नहीं बना? हुआ। तो सी और एफ के बीच बना। अब कैसा बना ये देखो। तो पहला चीज बस, चूंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बना, दर्पण के सामने बना तो ये क्या हो गया? वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। दर्पण के अगर पीछे बनता या कल्पना करके बनता तो ये काल्पनिक, लेकिन दर्पण के सामने बना तो ये क्या बना? वास्तविक बना। और बताओ छोटा बना कि बड़ा बना? तो प्रतिबिंब देखो यानी वस्तु देखो इतना, प्रतिबिंब इतना गो है तो क्या हो गया? वस्तु से छोटा बना। अब सीधा बना कि उल्टा? सीधा या उल्टा? सीधा ऊपर बनता तो सीधा, नीचे बना तो उल्टा। उल्टा बना। अब तीसरा नंबर टॉपिक देखो। ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब फिर देखना हम क्या बताए थे, वस्तु अगर थोड़ा सा और आगे आएगा तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा और पीछे जाएगा। तो सी पर बनेगा तो सी पर बनेगा, है कि नहीं? क्या कोई दिक्कत? देखो इसमें भी कहाँ बोले रखना है वस्तु को? वस्तु को अब रखना है सी पर। कहाँ पर रखेंगे? सी पर। सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र पर। तो जब सी पर हम वस्तु को रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? तो प्रतिबिंब कहाँ से जाएगा? दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगा। फोकस से गुजरेगा। जब फोकस से गुजरा तो और दूसरा है कहीं पर चारा। अब देखो ये जो है ये तो था वक्रता केंद्र से गुजर रहा था, लेकिन अब वक्रता केंद्र से गुजरने का कोई चांस है क्योंकि वस्तु उसी पर है। तो ये फिर से यहाँ से हम गुजारेंगे वो फोकस से। कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से। जब फोकस से गुजारेंगे तो ये जो है जैसे फोकस से गुजारेंगे तो ये समांतर होकर के इस जगह से गुजरेगा, है कि नहीं? और ये आकर के इस जगह मिल जाएगा। कहाँ पर?
इस जगह आकर के ये जब इंची से बनाएगा तो तुमको पता चल जाएगा कहाँ पर मिलेगा। और तुमको पता है जब भी फोकस से आता है तो अनंत ये जो समांतर गुजरता है कि नहीं, समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा और फोकस से आएगा तो वस्तु समांतर गुजरेगा, वस्तु के समांतर। तो देखो ये कहाँ पर आकर के मिला, रखे कहाँ पर वस्तु को, सी पर रखे। कहाँ पर रखे वस्तु को, हाँ? रोक दे। देखो अब जो हम यहाँ तक देखें कि जब प्रतिबिंब जो है सी पर हो, जब सी पर हो तो हम क्या बताते, जैसे जैसे वस्तु आगे आते जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब जो पीछे जाते जाएगा। तो प्रतिबिंब यदि मान लिया वस्तु अगर हम सी पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर। कहाँ बना प्रतिबिंब, सी पर बना। और जब सी पर बना तो अब बताइए ये जो प्रतिबिंब की प्रकृति वो कैसी है, सीधा या उल्टा। सबसे पहले वास्तविक और काल्पनिक बता, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक, इसलिए क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। अब बताओ वस्तु से छोटा या बड़ा, वस्तु के बराबर। तो देखो वस्तु के बराबर है, क्या है याद रखना इसे, वस्तु के बराबर। उसके बाद अब बताओ कि सीधा या उल्टा, सीधा तो वस्तु है और प्रतिबिंब तो उल्टा ना, नीचे साइड है तो उल्टा है, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्या कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद ये तो तीसरा पॉइंट हो गया कि नहीं। अब चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट में कहाँ रखेंगे वस्तु को, वस्तु को थोड़ा और आगे करेंगे। कहाँ पर बताओ, सी और एफ पर करेंगे। तो जब सी और एफ पर करेंगे यानी वक्रता केंद्र और फोकस पर रखेंगे तब क्या होगा प्रतिबिंब देखना, ठीक है। अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे करेंगे तो तुमको पता है जैसे जैसे वस्तु आगे तक जाते जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे जाते जाएगा। तो प्रतिबिंब को थोड़ा और आगे करते हैं, देखना ध्यान से। ये तुम्हारा प्रधान अक्ष हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। अब वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में तो था ही, अब कहाँ पर, सी और एफ के बीच ही रखना है। सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो क्या होता क्या है कि प्रतिबिंब जैसे जाएगा यानी दर्पण से जैसे प्रति जो है परावर्तित होगा तो फोकस से गुजरेगा कि नहीं। और उसके बाद दूसरा चीज ये जो है ये भी जाएगा कहाँ पे, दर्पण पर। जब दर्पण पर जाएगा तो ये फिर उधर से लौट जाएगा और किधर से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो ये कहाँ पर मिलेगा, अनंत में। अनंत में नहीं मिलेगा, ये एकदम सीधा बनाएगा इस तरह से। कहाँ पर मिलेगा बताओ, कहाँ मिल रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र। तो सी और एफ के बीच में मिल रहा है, अधिकतर सी और अनंत के बीच में बन रहा है। कहाँ पर, सी और अनंत के बीच में हो रहा है कि नहीं। और इसको अगर तुम डायग्राम से करेगा पूरा प्रकार से बना करके करेगा फ्रेश से तो ये एकदम स्पष्ट बनेगा, है कि नहीं। अब सी और एफ के बीच बना तो अब बताओ इसमें सबसे पहले कि ये तो वस्तु था, अब प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, वास्तविक बना कि काल्पनिक बना, वास्तविक बना। क्या बना, वास्तविक। अब बताओ वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर, बड़ा। वस्तु से बड़ा बना, वस्तु तो इतना को है, वस्तु से बड़ा बना कि नहीं। अब बताओ सीधा या उल्टा, उल्टा नीचे बन रहा है तो उल्टा ही बन रहा है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब को अब जो है वस्तु को थोड़ा और आगे लेके आएंगे। कहाँ पर लेके आएंगे, फोकस पर लेकर के आएंगे। जब फोकस पर लेके आएंगे तब देखना क्या होगा, कहाँ पर लेके आएंगे, फोकस पर। तो वस्तु को जैसे आगे ले जाएंगे तो और पीछे जाएगा कि नहीं। तब की बार यहाँ पर लाए फोकस पर, कहाँ पर, जब फोकस पर वस्तु को लाते हैं तो जब फोकस से गुजरेगा तो क्या होगा, पहला चीज फोकस पर जैसे दर्पण पर पड़ेगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो होगा ये इस तरह से पड़ेगा और ये जो है सी से होकर के जाएगा तो ये आगे कहीं ना कहीं जा करके मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा, धीरे धीरे घटते चल जाएगा तो कहाँ पर मिलेगा बताओ, ये जो है कहीं ना कहीं जा करके कहीं दूर में, क्योंकि बहुत कम घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं। तो ये जा करके कहीं ना कहीं मिलेगा। तो वस्तु को कहाँ रखे बताओ, एफ पर रखे थे। जब एफ पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जब एफ पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत, कहाँ बना, अनंत पर, है कि नहीं। कहाँ पर, अनंत पर, क्योंकि प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे चलते जाता है। जब अनंत पर बना तब बताओ कि ये प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक। जब वास्तविक बना उसके बाद बताओ बड़ा या छोटा या बराबर, वस्तु से बहुत बड़ा बना है कि नहीं। अब देखो अनंत पर कहाँ जाकर के मिलेगा, इसका कोई गारंटी है। तो ये वस्तु से बहुत बड़ा बना, याद रखना क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद सीधा या उल्टा, तो हमेशा उल्टा बनेगा, है कि नहीं। अब 5 को तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गया। अब जो होगा प्रतिबिंब यानी वस्तु जो है थोड़ा सा और आगे आएगा। कहाँ पर आएगा, तो पी और एफ के बीच होगा। कहाँ पर,
PF तो अब देखो यदि हम वस्तु को कहाँ पर रखें, तो वस्तु को यदि हम मान लो ये हो गया तुम्हारा फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, अब कहाँ रखें, तो P और F के बीच रखें। तो P और F के बीच रखेंगे तो क्या होगा, पहला चीज तुमको पता ही ये फोकस से होकर के गुजरेगा और दूसरा ये वक्रता केंद्र से। अब बताओ ये दोनों डिस्टेंस बड़ा होते जा रहा है कि नहीं, जब ये डिस्टेंस बड़ा होते जा रहा है तो कहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलता है तब इसको हल्का हल्का ऊपर आगे की ओर बढ़ाते हैं, जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये आगे जा करके कहीं ना कहीं मिलता है। तो वस्तु को हम रखे थे फोकस और ध्रुव के बीच, वस्तु को कहाँ रखे थे, फोकस और P तथा ध्रुव P तथा F के बीच रखे थे ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, तो देखो प्रतिबिंब तो इधर नहीं